हेलो दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में हमने बात करी जिनका सिलेक्शन हो गया नीट 25 में या फिर काउंसलिंग के लिए, या फिर दूसरी वीडियो हमने ये बात करी कि जो प्राइवेट कॉलेज में लेने की सोच रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि नीट 26 जो लोग इस साल नीट 26 देंगे, तो मतलब बेसिकली नीट 26 जो देने का सोच रहे हैं उन लोगों को कैसे तैयारी करनी है, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, एक्सेट्रा। क्या नीट 25 का नीट 26 पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या नई स्ट्रैटेजी अपनानी है, ये सारी बातें, सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। नीट 26 पे जाने से पहले द बेंचमार्क जो एनटीए ने इस साल सेट किया है नीट 25, उसके ऊपर बात करें बगैर नीट 26 के बारे में मतलब शुरुआत तो हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि क्या ये प्रेडिक्टेबल था। हाँ, ये प्रेडिक्टेबल था। इनफैक्ट मैंने नीट 22 निकाला है ना, एंड ये चेंजेस ये एनटीए कब आया, 2019 में आया है। तब से एनटीए वालों ने पेपर इतना इजी देके हर साल इतनी एक्सपोनेंशियली कट ऑफ जो बढ़ती थी, मैं हर साल प्रेडिक्ट करती थी कि नहीं इस साल तो पेपर टफ आएगा, बट नहीं आया। 24 में टॉक्सिसिटी एंड धांधलेबाजी एंड सो मैनी इतने स्कैंडल्स जो हुए, चीटिंग, ये सब 24 में इसकी एक पीक पॉइंट आ चुका था। अगर इस साल वो नहीं करते सो उनके पास कोई चारा नहीं था, इस साल तो उन्हें करना ही था, उन्हें नहीं तो लोग एनटीए को सीरियसली नहीं लेते। या इट वाज प्रेडिक्टेबल। अब बात आती है इतना टफ आया, क्या मतलब इतना टफ क्यों आया। या एक बात समझने की यहाँ सबको ज़रूरत है, अगर पेपर टफ आया वो एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए नहीं आया, वो टफ आया वो सबके लिए आया, और इसका इम्पैक्ट सीधे कट ऑफ पर पड़ा। कट ऑफ ड्रास्टिकली चेंज हो गई एकदम। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कट ऑफ एकदम 5 से 6 साल पीछे चली जाए। कट ऑफ कम होती है, ज़रूरी नहीं है, पर इतनी नहीं होती। 1-2 साल का गैप आता है। बट इस बार ऐसा हुआ कि एकदम 25 चल रहा है ना, एकदम से नीट 2016-15 तक के कट ऑफ पे हम लोग आ गए। मुझे आज भी याद है कि जब 2018 जब मैंने दिया था तो मेरे मार्क्स थे 420, एंड एट दैट टाइम 550 पे लोगों को LHMC मिल जाता था। एंड इसलिए ही मैंने 2019 में मैंने अपना एक टारगेट बनाया था कि 550 आ जाएंगे मेरे, 550 प्लस, एंड आई विल गेट एडमिशन इन LHMC या दिल्ली के कॉलेज में। बट अगले साल इतना मतलब ड्रास्टिक चेंज आया, तो एकदम से इतना 10 साल पीछे चले गए। पेपर टफ था ना, वो सब पे इम्पैक्ट पड़ा। क्या इससे चेंजेस आएंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हम आज उस पर बारे में बात करें। अब वीडियो शुरू करते हैं। 25 पे हमने बहुत बात कर ली, जो बीत गया सो बीत गया। अब आगे जो वीडियो अब होगी, देखो 3 सिचुएशन बनती हैं नीट में। पहला, जो फ्रेशर्स होते हैं, जो फ्रेशर मतलब जो 12th के साथ जो नीट देंगे, अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, अपना फर्स्ट अटेम्प्ट, ओके। देन सेकंड जो सिचुएशन बनती है, जो फर्स्ट ड्रॉपर्स जो होते हैं, एक बार दे चुके हैं, जो एक बार जो फर्स्ट ड्रॉप लेंगे। एंड तीसरी जो सिचुएशन बनती है, जिनके 1 से ज़्यादा अटेम्प्ट हो चुके हैं, 1 से ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं। जो लोग जो पुराने हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, कोरा से जानते हैं या यूट्यूब से ही जानते हैं, उनके लिए नहीं। जो लोग नए हैं, जो नए लोग वीडियोज़ देख रहे हैं, मैं फिर से एक बार अपना इंट्रो दूंगी। मेरा नाम प्रतिज्ञा गुप्ता है। मैं इस समय 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। कहाँ, UCMS DTV हॉस्पिटल से। एंड मैंने 6 अटेम्प्ट में अपना नीट निकाला है इन नीट 2022। मेरे जो नंबर थे वो 663 थे आउट ऑफ 720 ऑब्वियसली, एंड माई AIR वॉज 2263 रैंक। मुझे नहीं लगता आपको इस टॉपिक पे मुझसे ज़्यादा बेटर, रियलिस्टिक एंड ऐसी एडवाइस जो फॉलो की जा सकती है, वो टिपिकल फैंसी एडवाइस नहीं, वो मुझसे ज़्यादा बेटर कोई दे सकता है। क्योंकि मैंने इन 6 अटेम्प्ट में हर तरीके के एक्सपेरिमेंट, हर तरीके की गलती, एक बच्चा क्या क्या सोच सकता है, मैंने वो हर चीज़ सोची है। एंड मैंने पार्शियल ड्रॉपर भी रही हूँ। जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं, मैंने 22 और 21 के बीच में 1 साल BDS भी किया था। देन उसके बाद मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैंने वो छोड़ा। पार्शियल ड्रॉपर में क्या सिचुएशन बनती है, मैं हर तरीके के मैंने एक्सपेरिमेंट किए। मैंने इनफैक्ट यूट्यूब भी इसलिए ये बनाया सो दैट अपने एक्सपीरियंस, गलतियाँ मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ। सबसे पहला डाउट जो आता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कि कोचिंग का क्या सीन है, कोचिंग ज्वाइन करनी है कि नहीं करनी है। आजकल ऑनलाइन का ट्रेंड चल रहा है, ऑनलाइन करनी है, ऑफलाइन करनी है, एंड सो ऑन। देखो यार, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, रेगुलरिटी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आज हमने 10 घंटा पढ़ लिया, अगले दिन हमने पढ़ा ही नहीं, या उसके दिन 4 घंटे पढ़ लिया, उसके अगले दिन हमने पढ़ा ही नहीं, या आज सुबह पढ़ लिया, कल शाम को पढ़ लिया, अपने मन अकॉर्डिंग नहीं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए या रेगुलरिटी को मेंटेन करने के लिए मुझे क्या लगता है, एंड मैंने भी कोचिंग ज्वाइन की थी, कोचिंग से रेगुलरिटी आपकी बनती है। दूसरा, आप डेली अपने घर से
पर्टिकुलर टाइम पे निकलते हैं, आपका मन हो या ना हो, एक फाउंडेशन बन जाता है। सो बच्चा निकलता है, 4 बच्चों के बीच में बैठता है, जो कंपटीशन है, जो कंपटीशन माहौल होता है, वो बैठ के वो डेली फेस करता है, फील करता है कि वो देखता है अरे 4 बच्चों ने इतना कर लिया, इतना किसी ने कर लिया, मैंने तो कुछ नहीं किया, ऐसा थोड़ा वो प्रेशर फील होता है। तो बच्चे से ज़्यादा अच्छे से क्या बोलते हैं, अच्छे से ज़्यादा परफॉर्म होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारी भी बहुत शुरू से आदत है कि जब हम हमारे ऊपर जब तक तलवार नहीं लटकती हम तब तक काम नहीं करते। ये आजकल का ही मतलब मेरा भी यही है कि जब तक कोई प्रेशर ना दे दे तब तक एंड मोमेंट पे हमारी काम करने की आदत होती है। सो या कोचिंग जब हम जाते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, टीचर्स सवाल पूछते हैं, सो एक वहाँ पे एक हेल्दी माहौल बना रहता है एंड बच्चे को भी थोड़ी सी मोटिवेशन बनी रहती है कि अरे वो 4 लोगों को देखता है, अरे मुझे भी अच्छा करना है, कॉम्पिटिटिव फीलिंग में, तो वो अच्छा कर देता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि अरे जो लोग कोचिंग नहीं कर सकते, देखो कोचिंग करना मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि कोचिंग करना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। बट अगर ऐसी कोई सिचुएशन है आपकी कि आप कोचिंग नहीं ही कर सकते, आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, देयर आर अदर ऑप्शंस। बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ, कुछ भी ऐसा करो कि आप घर से बाहर निकलो। घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। आप घर पे रहेंगे 10 दिन, 12 दिन, 20 दिन, 1 महीना, हद से ज़्यादा आप रह सकते हैं। 32वें दिन, 31वें दिन आपकी लाइफ मोनोटोनस हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे, आप कहेंगे कि क्या यार डेली उठो बस किताब पढ़ो और क्या, आप किसी से मिल नहीं रहे हैं। सो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इस लाइन को मैं शॉर्ट में अगर मैं कहूँ कि कोचिंग करनी है कि नहीं करनी है, कोचिंग करनी है, इंपॉर्टेंट है रेगुलरिटी के लिए, डिसिप्लिन के लिए और थोड़ा लाइफ में चेंज लाने के लिए। ठीक है, अब बात आती है कौन सी करनी है। एलन है, आकाश है, PW है, अनअकैडमी है, सो मैनी। मेरे नज़र में मुझे क्या लगता है, देखो मैंने क्या किया पहले मैं बताती हूँ। मैंने आकाश भी किया है, मैंने एलन भी किया है। मैंने जैसे कि बोला मेरे 6 अटैम्प्ट हो चुके हैं, 6 अटैम्प्ट में निकाला। सो मैंने आकाश एलन ये दोनों किए हैं। आकाश ज़्यादा किया है, एलन 1 साल किया है। PW उस समय में नहीं था, इतना नया था, ऑनलाइन ज़्यादा रहता था और मेरा फोकस था कि मुझे ऑफलाइन कोचिंग ही करना है। एक मतलब हर साल मैंने किया है। सो या आप कोई भी कोचिंग कर सकते हैं, टीचर सब में एक जैसे हैं। प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, जो आपके घर के पास हो। घर के पास होने से आपको क्या रहेगा, आपका ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा डिस्टेंस कम रहे, मतलब ट्रांसपोर्ट का टाइम बचेगा। आप क्योंकि आपका अगर आप मान लीजिए शाहजहाँ में रहते हैं, आप मान लीजिए कहीं मतलब एक एक्स जगह पे रहते हैं और आपकी कोचिंग का डिस्टेंस आपके घर से कम 1 या 2 घंटे दूर है, 2 घंटे दूर है, तो आपका 4 घंटे तो आने जाने में ही लग गया। तो आप घर पे आके सेल्फ स्टडी करने का आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। आप घर पे आएंगे, आप थक जाएंगे, खाना खा के सो जाएंगे। सो आपकी प्रेफरेंस ये रहनी चाहिए कि आपकी जो वो कोचिंग है आपके घर के पास हो। फर्स्ट पॉइंट मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी ये है। इसी पे मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी कि एलन, आकाश है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। जब मैं 2019 में मैं एलन गई थी, एलन कोटा। 2018 में मैंने आकाश किया था, आकाश साउथ एक्स। सो आकाश साउथ एक्स में मेरे जो एक केमिस्ट्री के टीचर थे, वही सेम टीचर मुझे 1 साल बाद एलन कोटा में मुझे मेरी ही क्लास में मुझे पढ़ाते हुए दिखे। सो यार टीचर्स मार्केट में वही सेम है। ठीक है, तो कभी वो आकाश में ज्वाइन होते हैं, कभी 1-2 साल बाद आपको वही एलन में दिख जाएंगे, कभी 1-2 साल बाद वो आपको PW में दिख जाएंगे। मेरे एक जो मैंने जिनसे फिजिक्स सीखी है, जो मतलब मेरे जो फिजिक्स में मार्क्स आए, मैं उनको ही क्रेडिट देना चाहूँगी, मैं नाम नहीं लूँगी। मैं उनसे आकाश में पढ़ी हूँ, बट वो करेंटली इस समय PW में पढ़ा रहे हैं। सो टीचर्स आर सेम। कोई कह रहा है अगर कि आकाश अच्छा है, कोई कह रहा है अगर एलन अच्छा है, या कोई कह रहा है अगर PW अच्छा है, सब एक से हैं यार। ये सब PR है। ठीक है, कंपटीशन हर जगह बढ़ा है। अगर हमारे लेवल पे बढ़ा है, स्टूडेंट लेवल पे, सो टीचर्स लेवल पे भी बहुत बड़ा है। पहले के टाइम में, आज से 10-15 साल पहले आकाश ही हुआ करता था दिल्ली में एटलीस्ट, और कोटा में एलन हुआ करता था। दिल्ली में एलन नहीं होता था। बट अब आज के टाइम में एलन ने दिल्ली में भी एंट्री कर ली है। सो या कंपटीशन तो हर लेवल पे है। सो आपको इन सब गिमिक्स में नहीं पढ़ना है। बेसिकली आपको प्रायोरिटी ये देनी है, घर के पास हो, कोई भी कोचिंग हो चलेगा। बट ट्विस्ट यहाँ पे ये है, कोचिंग के साथ आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज में या ब्रांड इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे बात आती है एक्सपीरियंस की। एंड जितनी बड़ी टेस्ट सीरीज़ होगी उतना ही आपको एक रियल टाइम चेक मिलेगा, रियलिटी चेक मिलेगा। क्योंकि जितनी बड़ी टेस्ट सीरीज़ होगी उतने सारे बच्चे उसमें भाग लेंगे। लाइक अगर मान लो किसी टेस्ट, अब जैसे आकाश है, आकाश की टेस्ट सीरीज़ में लोग लगभग 1 लाख के करीब बच्चे बैठते हैं, इनफैक्ट ज़्यादा ही बैठते हैं। सेम विद एलन, एंड दे आर मोर एक्सपीरियंस, कितने सालों से हैं। सो उनके टेस्ट की जो क्वालिटी है एंड जो उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। पर्सनली मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। इस वाले मतलब 22 वाले अटेम्प्ट में नहीं, आई गेस
2018 या 19 के अटैम्प्ट में इनके AIATS के क्वेश्चंस मैं आज नीट के पेपर से 4-5 दिन पहले सॉल्व कर रही थी, डायरेक्ट उठ के आ गए थे। सो यहाँ पे टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाती है, कोई भी छोटे मोटे मतलब आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट एटलीस्ट आकाश या एलन इन दोनों में से किसी की एक टेस्ट सीरीज ऑफलाइन प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। बहुत ही सस्ते रेट पे है, मतलब इतने भी सस्ते रेट पे नहीं है, आप सोचें बहुत सस्ते रेट पे, बट अफोर्डेबल प्राइसेस एंड आई गेस हर जगह वो अवेलेबल है DLP कोर्स में। लाइक अगर मैंने आकाश की कोचिंग ज्वाइन की थी तो मैंने उस समय एलन का DLP ले रखा था, टेस्ट सीरीज देने के लिए मैं जाती थी बाकायदा। एंड इफ मैंने एलन की कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी तो मैंने आकाश की टेस्ट सीरीज ले रखी थी ऑफलाइन। सो कोचिंग एंड प्लस आप अगर एक ऑफलाइन की टेस्ट सीरीज कोचिंग आप कोई भी ज्वाइन कीजिए, बट आई सजेस्ट कि टेस्ट सीरीज आकाश या एलन की कीजिए। दे आर वेरी गुड टेस्ट सीरीज एक्चुअली, एंड लोग भी बहुत सारे बैठते हैं, तो आपको रैंक से आपको अच्छा पता चलेगा कि आपको कितना आता है या आपको कितना कंपटीशन आगे फेस करना है या कितना इम्प्रूव करना है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नंबर मैटर नहीं करते, मैटर क्या करती है, मैटर करती है रैंक कितनी आ रही है आउट ऑफ पर्टिकुलर टोटल नंबर। कोचिंग का मैंने आपको बताया, देखो 3 मैंने सिचुएशन जैसे कि बताई, फ्रेशर्स, फर्स्ट अटेम्प्ट ड्रॉपर एंड मोर देन फर्स्ट ड्रॉपर। ओके, सो फ्रेशर्स तो यार देखो 12th होती है आप लोगों की, तो मैं आपको प्रेशराइज नहीं करूँगी कि आपको कोचिंग करनी ही करनी है, या फिर आपको जैसे आपको उस आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको ठीक लगे आप वैसे कीजिए। बट मैं फर्स्ट ड्रॉपर और जो मतलब मोर देन फर्स्ट ड्रॉपर हैं उनको मैं ये कहूँगी प्लीज़ कोचिंग ज्वाइन कीजिए। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि अरे आपको सब आता है, आपने 1 साल कोचिंग कर ली है, अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा नहीं है, आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। एंड वही सेम सारी बातें जो मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ। एंड फ्रेशर्स के लिए वही कि अगर आपको लगता है तो आप वीकेंड की कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने पर्सनली 12th में वीकेंड की कोचिंग ज्वाइन की थी, सैटरडे संडे मैं जाती थी। बट उस समय में मैंने मतलब अगर आप कोचिंग ज्वाइन करें तो आप ट्यूशन मत ज्वाइन कीजिएगा, नहीं तो आप बहुत बिजी हो जाएंगे। क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज द सेल्फ स्टडी के लिए टाइम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका स्कूल है सो आप अगर कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ वीकेंड वाली कोचिंग। या सो हमने बात कर लिया अबाउट कोचिंग। फर्स्ट स्टेप था कि गाइडेंस चाहिए होती है, सो वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं पढ़ना कैसे है, 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी कैसे कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, क्या करना है, सबके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले जो कोर टॉपिक होता है, कोर सब्जेक्ट है, दैट इज़ बायोलॉजी। ठीक है, सो बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। बायोलॉजी के हम बात करना शुरू करते हैं। ओके, सो देखो सबने आप लोगों ने बहुत सुना होगा, मैं भी कुछ नया नहीं बताऊंगी, NCERT ही बोलूँगी। बायो में NCERT ही करनी होती है, बट NCERT पढ़ना, जितना वर्ड ये छोटा है ना NCERT, इट्स वेरी टफ थिंग। NCERT पढ़ना में मतलब बहुत तरीके से पढ़नी होती है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी। 5 साल बाद जब मेरा जो लास्ट अटेम्प्ट था, जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ, उस साल तक भी मुझे NCERT में नई नई चीज़ें दिखती थी। लाइक NCERT में बहुत कुछ दे रखा है, बहुत चीज़ें छुपी हुई हैं। लाइक एक लाइन में उनकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें लिखी होती हैं, डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके लेबलिंग्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको हर चीज़ अच्छे से देखनी है। NCERT पढ़ना इट्स नॉट एन ईजी टास्क है। आप सोचो अरे हम रीड कर लेंगे एंड NCERT हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसके अलावा अब मैं जैसे सब सोशल मीडिया चलाते हैं, तब मैंने भी जब मैं सोशल मीडिया चलाती हूँ तो मेरे फीड पे ऐसी 1-2 चीज़ें आती हैं। लाइक मैं देखती हूँ जो बायो के एजुकेटर्स होते हैं वो लोगों को, बच्चों को रटाने की कोशिश करते हैं, इंस्टेड ऑफ उन लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया जाए। थोड़ा सा भी क्वेश्चन अगर घुमा दिया जाए बच्चे घूम जाते हैं। लाइक सो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान देना है। लाइक अब जैसे देखो NCERT के लिए आपको मैंने देखा है कि लोग नोट्स बनाते हैं या लोग बच्चे लेजिट कॉपियाँ लिख रहे हैं अलग से और उसी को पढ़ रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट आप लेक्चर लीजिए। आप जो भी लेक्चर ले रहे हैं, आप कोचिंग जा रहे हैं या ऑनलाइन कोचिंग जा रहे हैं, जिसके भी आप बायो के लेक्चर्स ले रहे हैं, आपको स्पेसिफिकली नोट्स नहीं बनाने हैं। आपको क्या करना है, आपको NCERT की बुक समझनी। क्योंकि देखो यार, एट द एंड ऑफ द डे पेपर आ कहाँ से रहा है, NCERT से आ रहा है। NCERT की कभी कभार डायरेक्ट लाइन उठ के आ जाती है। इस बार भी मैंने देखा था कि जो हर यूनिट से पहले इंट्रोडक्शन होता है उसमें से भी क्वेश्चन आए थे। तो यार उसमें से कोई आज ही मतलब इस बार ही कोई नहीं आ गया। हम तो हर साल से उसमें हम देखते थे कि यार इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है, उनके साइंटिस्ट के नाम भी आ जाते हैं। ऐसा कुछ नया नहीं आया। सो आपको क्या करना है, जब भी कोई टीचर आप लेक्चर ले रहे हैं बायो का, सो आपको NCERT लेके बैठना है। और NCERT आप देखिए, जब वो टीचर, मान लीजिए आप एनिमल किंगडम का लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है, सो एनिमल किंगडम के लिए आपको कॉपी में अलग अलग पेन से या नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है कि अरे टीचर पढ़ा रहा है मैं नए अच्छे रजिस्टर में नोट्स बनाता हूँ। नहीं, आप
एनसीईआरटी लेके बैठिए, वो जो पढ़ा रहे हैं आप देखिए, वो बुक रीड कीजिए, आपको वो लाइनें समझनी है। हाँ, इन केस आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज एक दो चीज़ में समझ में नहीं आ रही है तो आप वहाँ पे एक पेज ऐड कर दीजिए एंड वहीं पे आप छोटा छोटा, आप या तो एनसीईआरटी की बुक में ही लिख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप वहाँ पे वहीं पेज ऐड करके कि इसको ईजी लैंग्वेज में आप वहीं पे थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जिस पे मैं बोलना चाहती हूँ कि रीड एनसीईआरटी जितना हो सके उतना। इंस्टेड ऑफ दैट आप नोट्स पढ़ रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दैट आप एलन के प्रिंटेड नोट्स पढ़ रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दैट आप XYZ कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दैट आप किसी के भी नोट्स नहीं पढ़ने। आपको एनसीईआरटी की बुक पे फोकस करना है, आपको एनसीईआरटी के बुक के डायग्राम पे फोकस करना है, आपको एनसीईआरटी की बुक के हर एक चीज़ पे फोकस करना है। बेसिकली भागवत बना लो, कोई भी रिलीजियस किताब बना लो, लाइक बायो में उसके अलावा कुछ मतलब ये तो बहुत इजी बात हो गई ना। लाइक जब आपको पता है कि गारंटी है कि इससे ही आना है, लोगों को मतलब एनसीईआरटी की लाइन याद होनी चाहिए, लोगों को नहीं याद होती, नहीं पता होता। मैंने भी ये गलती की थी, लाइक मैं एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ती थी, बट एट द एंड धीरे धीरे करके मुझे समझ में आया कुछ नहीं करना है। लाइक कितना भी कोई कुछ कहे कि ये आएगा, एक्स्ट्रा आएगा, फलाना आएगा, ढिमकाना आएगा। लाइक हमारे टाइम में क्या होता था, एनिमल किंगडम में बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाते थे, लाइक फिजियोलॉजी में एक्स्ट्रा पढ़ाते थे, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपको बेसिकली जितनी बार आपको, अगर देखो आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप एक बार में रीड करके आपको समझ में आता है, एनसीईआरटी इज़ वेल एंड गुड, आप पढ़िए, आप उसे याद कीजिए, समझिए, समझने के बाद, याद करने के बाद आप क्वेश्चंस कीजिए, दैट्स इट। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स बनाओ, फिजिक्स के बनाओ, बायो के नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बार बार जितनी आपकी हैबिट बनेगी एनसीईआरटी रीड करने की, समझने की, उतना अच्छा आपके। आज की वीडियो में हमने कोचिंग के बारे में बात किया एंड बायोलॉजी के बारे में बात किया। सो इन शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ, मैंने क्या बताया आपको, बेसिकली कोचिंग, कोई भी ऑफलाइन कोचिंग या फिर ऑफलाइन कोचिंग तो करनी है, ठीक है, एंड कोई भी ऑफलाइन की टेस्ट सीरीज, अगर आप X कोचिंग में ज्वाइन करें तो आपको Y कोचिंग का टेस्ट सीरीज आपको लेना चाहिए। एंड अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि आप कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते तो कोई बात नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं आपसे ये कह ही रही हूँ जिनका कोचिंग नहीं ले पाएंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा। विदाउट कोचिंग भी सिलेक्शन होते हैं, बट या ऑन एन एवरेज मेरे जैसे बच्चे जो हैं, लाइक जो घर पे नहीं पढ़ पाते, उनको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, कंपटीशन फील करना बहुत ज़रूरी है, तभी उनको थोड़ा प्रेशर बनता है एंड या तभी सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। एंड दूसरा मैंने बताया आपको बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी कैसे पढ़नी है। बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी पर फोकस करना है, नो नीड टू मेक एक्स्ट्रा फैंसी नोट्स, डायग्राम्स एंड एक्स्ट्रा सो मेनी पेन ये लगा के। आपको सिंपल लेक्चर लेना है और एनसीईआरटी की बुक लेके बैठना है एंड बुक पढ़ने की कोशिश करनी है, बुक की लैंग्वेज समझनी है, हर लाइन समझनी है, टीचर क्या पढ़ा रहा है नहीं समझ में आ रहा है, फिर टीचर से पूछो जाके कि यार इस लाइन का क्या मतलब है। आपको बेसिकली आपके सामने क्वेश्चन आए, इन केस किसी भी सिनेरियो में आपके सामने कोई अगर एनसीईआरटी की लाइन दे दी जाए, आपको उस समय क्लिक करना चाहिए, अरे ये तो एनसीईआरटी की लाइन है। अगर आपके क्वेश्चन में एनसीईआरटी की लाइन गड़बड़ हो रही है, आप किसी भी क्वेश्चन में, सो इट्स क्राइम, एक्चुअली इट्स अ क्राइम। सो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। अब हम फिजिक्स और केमिस्ट्री एंड अदर एस्पेक्ट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।